कहानी की शुरुआत होती है दीपावली के एक मेले से। चारों तरफ रोशनी है, पटाखों की आवाज़ है और लोगों की भीड़ है। इसी मेले में एक ईमानदार अध्यापक, जिन्हें सब मास्टर जी कहते हैं, अपने 3 बच्चों के साथ आए हैं। बड़ी बेटी लक्ष्मी, बड़ा बेटा अजीत और सबसे छोटा बेटा मुन्ना। मेले में अजीत और मुन्ना अपने हाथों पर भगवान शिव का एक जैसा निशान बनवाते हैं। दोनों भाइयों को क्या मालूम कि यही निशान वर्षों बाद उनकी पहचान का एकमात्र सहारा बनने वाला है। उसी मेले में इलाके के 3 दबंग और चरित्रहीन आदमी, संग्राम सिंह, धर्मदास और नंदन, लक्ष्मी को देख लेते हैं। संग्राम सिंह एक बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। ताकत और पैसे के घमंड में उसे किसी कानून या इंसान की परवाह नहीं। रात होते होते तीनों बदमाश मास्टर जी के परिवार पर हमला कर देते हैं। मास्टर जी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। छोटे मुन्ना को भी मार डालने के इरादे से उफनती नदी में फेंक देते हैं। अजीत को पहाड़ी से नीचे गिराकर अपराधी समझते हैं कि पूरा परिवार समाप्त हो गया। लक्ष्मी को भी मार दिया जाता है, लेकिन अजीत जीवित बच जाता है। मरती हुई लक्ष्मी उसे बताती है कि उसके परिवार की यह हालत 3 लोगों ने की है। अजीत केवल नंदन को पहचानता है। दूसरे अपराधी के बारे में उसे पता है कि उसकी पीठ पर बड़ा सा निशान है, जबकि तीसरे आदमी की पहचान उसके सोने के दांत हैं। अजीत उसी समय प्रण लेता है कि वह अपने पिता, बहन और छोटे भाई का बदला लेकर रहेगा। अगले ही दिन वह नंदन को ढूंढने निकलता है। जिस चाकू से उसके पिता की हत्या हुई थी और जिस चाकू से उसकी बहन की हत्या की गई थी, उसी चाकू से अजीत नंदन को मार देता है। नंदन के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। छोटा सा अजीत पहले घोड़े पर भागता है और फिर किसी तरह चलती ट्रेन पकड़कर बम्बई पहुंच जाता है। उधर नदी में फेंका गया मुन्ना मरा नहीं है। बहते बहते वह किनारे पहुंच जाता है, जहां उसे खैराती लाल नाम का एक शराबी मगर दिल का बुरा न होने वाला आदमी और उसकी पत्नी मिलते हैं। दोनों बच्चे को अपने घर ले आते हैं और उसे पालने लगते हैं। मुन्ना बड़ा होकर शंकर कहलाता है। उसे अपने असली परिवार की कोई स्पष्ट याद नहीं रहती, लेकिन हाथ पर बना शिव का निशान अब भी मौजूद है। बम्बई में अकेले अजीत की मुलाकात मोहन नाम के एक सड़क पर रहने वाले लड़के से होती है। पहले दोनों लड़ते हैं, लेकिन बाद में दोस्त बन जाते हैं। मोहन अजीत को जेब काटना और छोटी मोटी चोरियां करना सिखाता है। एक दिन पुलिस के पीछा करने पर दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन एक मंदिर में छिप जाता है। पुजारी उसे पुलिस से बचाते हैं और समझाते हैं कि अपराध का रास्ता आखिरकार विनाश की ओर ही ले जाता है। मोहन का हृदय बदल जाता है। वह मंदिर में रहकर अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला करता है, लेकिन अजीत की शरण में मिलती है मुरली नाम के एक तस्कर के पास। समय बीतता है। मोहन बड़ा होकर भटके हुए और अपराध की ओर जाते बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलता है। वह चाहता है कि जिन परिस्थितियों ने उसका और अजीत का बचपन बिगाड़ा था, उनसे दूसरे बच्चों को बचाया जा सके। दूसरी ओर अजीत अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। समाज के लोग उसे सम्मान से राजा साहब कहते हैं, जबकि पुलिस और अपराधी जगत में वह सखी लुटेरा के नाम से प्रसिद्ध है। अजीत चोर और तस्कर अवश्य है, लेकिन गरीबों की सहायता भी करता है। उसके पास अथाह पैसा है, शानदार घर है और कई वफादार आदमी हैं। फिर भी भीतर से वह आज भी बच्चा ही है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए भटक रहा है। अजीत को पता चलता है कि धर्मदास अब एक अमीर व्यापारी बन चुका है। वही धर्मदास जिसकी पीठ पर बड़ा निशान था।
अजीत व्यापार के बहाने उससे मिलता है। पहचान की पुष्टि होने पर वह धर्मदास को सुनसान स्थान पर ले जाता है और उसी पुराने चाकू से उसका अंत कर देता है। अब 3 अपराधियों में से केवल संग्राम सिंह बचा है, वही आदमी जिसके सोने के दांत हैं। इधर बड़ा हो चुका मुन्ना यानी शंकर अपनी शरारतों से अपनी पालने वाली माँ को परेशान करता है। वह उसे सुधारने के लिए मोहन के विद्यालय भेज देती है। वहाँ उसकी दोस्ती 4 आवारा लड़कों टोनी, सोनी, राणा और रहीम से हो जाती है। यह लड़के पढ़ाई कम, लड़ाई ज़्यादा और छोटी-मोटी चोरियाँ करते हैं। एक बार पुलिस से बचने के लिए पूरा गिरोह छात्रों की एक कव्वाली प्रतियोगिता में घुस जाता है। वहाँ दूसरी टीमों से मुकाबला करते हुए शंकर की नज़र रचना पर पड़ती है। रचना सुंदर, आत्मविश्वासी और अच्छे परिवार की लड़की है। वह और शंकर पहले कव्वाली में एक दूसरे को चुनौती देते हैं, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। शंकर अपनी असलियत बताने से डरता है। वह रचना से झूठ बोल देता है कि वह किसी बहुत अमीर आदमी का बेटा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि रचना किसी और की नहीं, उसी संग्राम सिंह की भतीजी है, जिसकी तलाश अजीत वर्षों से कर रहा है। उधर मोहन अपनी मेहनत से शंकर और उसके दोस्तों को सुधारने की कोशिश करता है। लड़के शुरुआत में उसी को पीट देते हैं, मगर मोहन उन्हें पुलिस के हवाले नहीं करता। उसकी दया देखकर उनमें पहली बार शर्म और पश्चाताप की भावना जागती है। धीरे-धीरे सभी लड़के पढ़ाई करने लगते हैं। वे सड़कें साफ करते हैं, बुजुर्गों की सहायता करते हैं और अपराध छोड़ने का प्रयास करते हैं। रचना के जन्मदिन की पार्टी में शंकर का झूठ खुल जाता है। सबके सामने पता चलता है कि वह किसी अमीर घर का बेटा नहीं, बल्कि मामूली परिवार में पला एक शरारती लड़का है। रचना को उसके गरीब होने से अधिक दुख इस बात का होता है कि उसने झूठ कहा। संग्राम सिंह दोनों के संबंध से आग बबूला हो जाता है। वह शंकर को अपमानित करके घर से निकाल देता है और रचना को उससे मिलने से रोक देता है। शंकर के दोस्त सोचते हैं कि यदि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो शायद रचना का परिवार उसे स्वीकार कर लेगा। इसलिए सुधार की राह पर आए लड़के दोबारा चोरी की योजना बनाने लगते हैं। उनकी मुलाकात राजा साहब यानी अजीत से होती है। अजीत उनकी सहायता करने को तैयार हो जाता है। वह नहीं जानता कि सामने खड़ा शंकर ही उसका खोया हुआ मुन्ना है। शंकर का शिव वाला निशान कई बार उसके सामने आता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण अजीत उस पर ध्यान नहीं दे पाता। इसी बीच मोहन को पता चलता है कि उसके सुधारे हुए लड़के फिर अपराध करने जा रहे हैं। वह उन्हें रोकने अजीत के पास पहुंचता है। कई वर्षों बाद अजीत और मोहन आमने सामने होते हैं। एक पुरानी निशानी से अजीत अपने बचपन के मित्र को पहचान लेता है। दोनों भावुक होकर मिलते हैं, लेकिन अब उनकी राहें बहुत अलग-अलग हैं। मोहन मानता है कि अपराध किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए तो भी अपराध ही रहता है। अजीत समझता है कि ताकत और धन के बिना न्याय नहीं पाया जा सकता। पुराने दोस्तों का मिलन होते ही उनके सिद्धांत उन्हें फिर अलग कर देते हैं। धर्मदास की मौत की खबर संग्राम सिंह तक पहुंच जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वर्षों पहले बचा हुआ अजीत एक-एक करके अपने परिवार के हत्यारों तक पहुंच रहा है। संग्राम सिंह अजीत की सबसे बड़ी कमजोरी भी जानता है, उसका खोया हुआ छोटा भाई। वह अपने निकम्मे बेटे की बाह पर अजीत के निशान जैसा ही नकली शिव चिन्ह बनवा देता है। योजना है कि उसका बेटा स्वयं को मुन्ना बताकर अजीत के घर में प्रवेश करेगा, उसका विश्वास जीतेगा और अवसर मिलने पर उसे मार देगा। एक दिन अजीत की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। संग्राम का बेटा जानबूझकर वहां पहुंचता है, गाड़ी ठीक करने लगता है। वह बार-बार अपने हाथ का निशान अजीत को दिखाने की कोशिश करता है। आखिर अजीत निशान देख लेता है। वर्षों से भाई की तलाश में भटक रहे अजीत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बिना अधिक जांच पड़ताल किए वह उस आदमी को गले लगाकर
मुन्ना मान लेता है और उसे घर ले आता है। असल मुन्ना उसके आसपास मौजूद है, मगर संग्राम सिंह के बेटे को अपना भाई समझकर अजीत उस पर प्यार लुटाने लगता है। नकली मुन्ना धीरे-धीरे अजीत के घर, कारोबार, आदमियों और उसकी कमजोरियों की सारी जानकारी संग्राम सिंह तक पहुंचाता है। फिर हालात ऐसे बन जाते हैं कि अजीत का सामना शंकर और उसके दोस्तों से हो जाता है। धोखे और गलतफहमी में अजीत शंकर को दुश्मन मानने लगता है। गोली चलती है और अजीत अनजाने में अपने असली, वर्षों से बिछड़े छोटे भाई को ही घायल कर देता है। घायल शंकर के हाथ पर वही असली शिव का निशान देखकर अजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि जिस युवक को वह अपना भाई मानकर घर ले आया है, वह धोखेबाज है, और जिस युवक पर उसने गोली चलाई, वही उसका सगा मुन्ना है। दोनों भाइयों के बिछड़ने की पूरी कहानी सामने आती है। खैरतीलाल और उसकी पत्नी बताते हैं कि उन्हें छोटा मुन्ना नदी किनारे मिला था। अजीत को विश्वास हो जाता है कि शंकर ही उसका छोटा खोया भाई है। लेकिन तब तक संग्राम सिंह अपना आखिरी खेल शुरू कर देता है। वह रचना, शंकर और बाकी लोगों को अपने अड्डे पर बुलाकर अगवा करके भयानक जाल में फंसाता है। असली मुन्ना को रस्सियों और पुलियों से ऐसे यंत्र में बांध दिया जाता है जिसके नीचे आग धधक रही है। उसकी जान बचाने के लिए अजीत को अपने पूरे शरीर की ताकत से दूसरी ओर रस्सी को थामने रखना पड़ता है। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होगी, मुन्ना सीधा नीचे आग में गिर जाएगा। संग्राम के लोग अजीत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हेलन और उसके साथी नृत्य करते हुए उसी यंत्र के दूसरे हिस्से पर अपना भार डालते हैं। भार बढ़ता जाता है और अजीत अकेला अपने भाई को आग के ऊपर रोके रखने की कोशिश करता है। रस्सी उसके हाथों को काट रही होती है, शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन वर्षों बाद मिला भाई सामने मौत से लड़ रहा है, अजीत रस्सी नहीं छोड़ता। इसके बाद संग्राम के लोग रस्सी काटने का प्रयास करते हैं। अजीत आखिरी क्षण में पूरा जोर लगाकर मुन्ना को आग से दूर खींच लेता है। उसके साथी भी बंधनों से निकल आते हैं और संग्राम के अड्डे पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब संग्राम सिंह स्वयं अजीत के सामने आता है। वह अपने सोने के दांत दिखाते हुए घमंड से स्वीकार करता है कि वर्षों पहले मास्टर जी और लक्ष्मी को उसी ने मारा था। वह अजीत को बताता है कि वर्षों तक वह उसकी तलाश कर रहा था, जबकि वह सब उसके सामने ही मौजूद था। यह सुनते ही अजीत के सामने बचपन की सारी घटनाएं घूम जाती हैं। दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होता है। संग्राम के आदमियों, हथियारों और मशीनों का सहारा लेकर उन पर हमला करते हैं। लेकिन इस बार अजीत अकेला नहीं है। उसका भाई मुन्ना, उसका दोस्त मोहन, रचना और इधर उसके दोस्त युवक उसके साथ हैं। नकली भाई का भेद भी सबके सामने आ जाता है। संग्राम सिंह की पूरी योजना विफल हो जाती है। भयंकर संघर्ष के बाद अजीत संग्राम सिंह को परास्त करता है। जिस आदमी ने वर्षों पहले उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया था, आज उसका अंत हो जाता है। अजीत का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका छोटा भाई उसे वापस मिल गया है। मोहन के प्रयास सफल होते हैं। शंकर और उसके दोस्त अपराध का रास्ता छोड़ चुके होते हैं। अजीत स्वयं भी समझ जाता है कि बदले और अपराध ने उसके जीवन को अंधेरा बना दिया और उसके जीवन के कई वर्ष उससे छीन लिए। अंत में अजीत और मुन्ना वर्षों की दूरी मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस तरह फिल्म समाप्त होती है, इस संदेश के साथ कि जिंदगी एक खेल अवश्य है, मगर असली खिलाड़ी वही है जो नफरत, लालच और धोखे के बीच भी प्रेम, रिश्ते और इंसानियत को बचाकर रखे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।